नमस्कार। इस वीडियो में हम बी ऑनर्स हिंदी सेमेस्टर 6 के विषय कथेतर गद्य साहित्य में भारत कोकिला जो कि रेखा चित्र है, एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, अज्ञे द्वारा रचित स्मृति लेखा में संकलित है। तो हम इस रेखा चित्र का विश्लेषणात्मक संक्षिप्त सारांश इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पाठ्यक्रम कथेतर गद्य साहित्य की और भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जिन्हें आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा रचित यह संस्मरण भारत कोकिला सरोजिनी नायडू जी के जीवन से जुड़ी उनकी स्मृतियों पर आधारित है। इसमें केवल सरोजिनी नायडू के व्यक्तित्व का वर्णन नहीं है, बल्कि उनके बहुआयामी चरित्र जैसे उनकी वाणी, तेजस्विता, निर्भीकता, हाजिर जवाबी, राष्ट्र प्रेम, सांस्कृतिक चेतना और मानवीय आकर्षण का अत्यंत जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यह संस्मरण अनेक घटनाओं और प्रसंगों के माध्यम से सरोजिनी नायडू के व्यक्तित्व की ऐसी छवि निर्मित करता है जो पाठकों के मन पर प्रभाव छोड़ती है। आइए हम इसके सभी प्रसंगों को बारी बारी से देखते हैं। इस रेखा चित्र के आरंभ में अज्ञे जी भारत कोकिला उपाधि की चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि यह उपाधि सरोजिनी नायडू को अंग्रेजी उपाधि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के प्रभाव में दी गई है। चूँकि वे अंग्रेजी में कविताएं लिखती थीं और विदेशों में उनकी प्रसिद्धि हो चुकी थी, इसलिए भारतीय समाज में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई थी। अज्ञे जी इस तथ्य पर हल्का व्यंग भी करते हैं। वे कहते हैं कि विदेशी प्रसिद्धि का भारतीय समाज में अत्यधिक महत्व रहा है, परंतु वे स्पष्ट करते हैं कि सरोजिनी नायडू केवल कवयित्री होने के कारण कोकिला नहीं कहलाई, बल्कि उनकी वाणी में एक ऐसा सम्मोहन था जो कि वे जब बोलती थी तो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता था। उनकी भाषा संस्कारित, प्रभावशाली और मधुर थी तथा उनका स्वर तेजस्विता से भरा हुआ था। इसके बाद अज्ञे लाहौर के ब्रेडलॉ हॉल की सभा का अत्यंत प्रभावशाली प्रसंग प्रस्तुत करते हैं। उस समय कांग्रेस ने औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना पर पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया था और जनता में नई चेतना फैल रही थी। सभा में लगभग 1.5 लाख लोग की भीड़ एकत्र थी और सरोजिनी नायडू प्रमुख वक्ता थी। जैसे ही वे मंच पर पहुंचती हैं, तालियों की गड़गड़ाहट के बाद अचानक गहरा सन्नाटा छा जाता है। यह दृश्य उनकी लोकप्रियता और जनता के आकर्षण को दर्शाता है। सभा में माइक रखा गया था, जो उन दिनों नई तकनीक थी, लेकिन सरोजिनी नायडू ने उसे देखकर अप्रसन्नता व्यक्त की और राजसी गर्व के साथ उसे हटाकर नीचे गिरा दिया। फिर उन्होंने आत्मविश्वास से घोषणा की कि उनकी आवाज़ बिना किसी यंत्र के भारत की लाखों जनता तक पहुंच सकती है। यह घटना उनके आत्मविश्वास, ओजस्विता और प्रभावशाली वक्तृत्व का परिचायक है। उन्होंने पहले अंग्रेजी में और फिर सरल हिंदुस्तानी भाषा में भाषण दिया। आगे विशेष रूप से इस बात पर बल देते हैं कि यद्यपि वे जन्म से बंगाली और विवाह से दक्षिण भारतीय थी, फिर भी उन्होंने उर्दू और हिंदुस्तानी भाषा पर अद्भुत अधिकार प्राप्त कर लिया था। उनकी भाषा शुद्ध, संस्कारित और प्रभावपूर्ण थी। आगे बताते हैं कि यह उनका पहला अवसर था जब उन्होंने सरोजिनी नायडू को बोलते हुए सुना था और यह अनुभव उनके लिए अविस्मरणीय बन गया। आगे वे उनके व्यक्तित्व के अन्य पक्षों को भी उजागर करने वाले कई संस्मरण सुनाते हैं। एक अत्यंत रोचक प्रसंग रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। गुरुदेव विश्व भारती के लिए चंदा एकत्र करने लाहौर आए थे और एक धनी व्यापारी ने उन्हें अपनी नई कोठी में ठहराया था। वह व्यक्ति श्रद्धालु तो था, पर उसकी व्यवस्था ऐसी की थी कि गुरुदेव को यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को दिन भर लोगों के दर्शन देने पड़ते थे। दर्शनार्थियों को केवल
दूर से देखने की अनुमति थी, पर बार बार पर्दा हटाकर उन्हें दिखाया जाता था। यह स्थिति उनके लिए अत्यंत कष्टदायक थी। इसी बीच सरोजनी नायडू उनसे मिलने पहुंची। उनके साथ अज्ञे भी थे। सरोजनी ने भीतर प्रवेश करते ही सहज आत्मीयता से पूछा, गुरुदेव क्या हाल है? रविन्द्रनाथ टैगोर, जो भीतर से खिन्न थे, नाटकीय अंदाज में बोले, मैं मर रहा हूँ। इस पर सरोजनी तुरंत बोलती हैं कि तो ठीक है, स्वर्ग में मुलाकात होगी। यह उत्तर हास्य भी था और गुरुदेव की अति नाटकीयता पर हल्का फटकार भी। इस प्रसंग से उनकी हाजिर जवाबी, आत्मीयता और परिस्थितियों को सहजता से संभाल लेने की क्षमता प्रकट होती है। आगे आगे बताते हैं कि सरोजनी नायडू का स्वभाव अत्यंत निर्भीक और दबंग था। वे किसी भी परिस्थिति पर अपने व्यक्तित्व से हावी हो जाती थी। इसका उदाहरण वे देते हैं, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का प्रसंग है। इसके संदर्भ में जब गांधी जी लंदन में उस सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे, वहाँ चर्चिल ने उन्हें अधनंगा फकीर कहा था। तब वहाँ जो अंग्रेजों के जो कुछ बच्चे थे, लड़के थे अंग्रेज, वे उनका उपहास कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। तब सरोजनी नायडू उन्हीं की भाषा में उसका जवाब देती है और वे भौचक्के होकर देखने लगते हैं। इससे वे लड़के झेंप जाते हैं और वहां उपस्थित लोगों पर भारतीय प्रतिनिधियों का प्रभाव पड़ता है। यह प्रसंग उनकी राष्ट्रनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता को दर्शाता है। इसके बाद आगे उनकी पुत्री लीलामणि नायडू का उल्लेख करते हैं, जिनमें भी वही निर्भीकता और हाजिर जवाबी थी। साइमन कमीशन की बैठक के दौरान लीलामणि गैलरी में बैठी हुई थी और गवाहों पर तीखी व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर रही थी। साइमन साहब क्रोधित होकर बोले, क्या यही शिक्षित भारतीय नारी का नमूना है? इस पर लीलामणि ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, मैं ऑक्सफोर्ड की प्रथम श्रेणी की स्नातक हूँ। यह उत्तर इतना तीखा और प्रभावशाली था कि साइमन साहब निरुत्तर हो गए। इस प्रसंग से स्पष्ट होता है कि सरोजनी नायडू का व्यक्तित्व और निर्भीकता उनकी संतानों में भी उतर आई थी। संस्मरण के अंतिम भाग में आगे सरोजनी नायडू के कवि स्वभाव और साहित्यिक दृष्टि पर प्रकाश डालते हैं। वे बताते हैं कि उनकी आरंभिक अंग्रेजी कविता पर पाश्चात्य प्रभाव अधिक था। उनकी संवेदना, बिंब और अभिप्राय सब विदेशी संस्कार से प्रभावित थे। बाद में उन्होंने भारतीय चेतना और भारतीय काव्य दृष्टि को अपनी कविता में आत्मसात किया। आगे इस बात पर बल देते हैं कि भारतीय काव्य परंपरा से वे पहले से परिचित थी। उन्हें केवल उसे सहज रूप में व्यक्त करना था। एक चुनाव यात्रा के दौरान आज्ञे का पुनः परिचय सरोजनी नायडू से कराया गया। जब उन्हें बताया गया कि आज्ञे हिंदी के अच्छे कवि हैं, तो वे प्रसन्न हुई और बोली कि कवि को कवि जैसा दिखना भी चाहिए। उन्होंने मजाकिया अंदाज में उन दुबले पतले और अस्त व्यस्त कवियों का उपहास किया जो स्वयं को कवि बताते थे। उन्होंने स्वस्थ, सुंदर और प्रभावशाली व्यक्ति को कवि के लिए आवश्यक गुण माना। इस प्रसंग में उनकी विनोदप्रियता, स्पष्टवादिता और सौंदर्य बोध प्रकट होती है। अंत में आगे विनम्रता से कहते हैं कि जिन गुणों की सरोजनी नायडू ने उनमें प्रशंसा की थी, उनका वास्तविक श्रेय उनका अपना नहीं है। वे स्वीकार करते हैं कि सरोजनी नायडू के आशीर्वाद और प्रेरणा से वे आज तक कविता लिखते आए हैं। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि यद्यपि स्वास्थ्य और सुंदर होना अच्छा है, पर कवि होने के लिए यह अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार इसका समग्र मूल्यांकन करें तो समग्र रूप से यह संस्मरण सरोजनी नायडू के व्यक्तित्व का अत्यंत जीवंत, प्रभावशाली और बहुआयामी चित्र प्रस्तुत करता है। इसमें उनकी मधुर वाणी, विलक्षण वक्तृत्व कला, यानी विलक्षण बोलने की कला, भाष्य कला, निर्भीकता, राष्ट्रभक्ति, हाजिर जवाबी, सांस्कृतिक चेतना, मानवीय आत्मीयता
और कवित्व संवेदना का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। अज्ञे ने उन्हें केवल एक कवियत्री या राजनेता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी तेजस्वी भारतीय नारी के रूप में चित्रित किया है जो अपने व्यक्तित्व की शक्ति से हर परिस्थिति को प्रभावित कर देती थी। तो इस प्रकार हमने सरोजनी नायडू से जुड़े इस संस्मरणात्मक रेखा चित्र को पढ़ा, जो कि अगे द्वारा रचित स्मृति लेखा में संकलित है। आशा करता हूँ आपको यह समझने में आसानी हुई होगी, आप इसे समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे जी के दूसरे रेखा चित्र के साथ।